24 घंटे की 24 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। विजिटर डायरी केस पे होनी थी सुनवाई। ये अगले सप्ताह की 16 तारीख मुकर्रर की गई है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो होने वाली है। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल चुकी है। फिलहाल विजिटर डायरी केस में ये पूरी सुनवाई होने वाली थी। अगले सप्ताह की जो 16 तारीख है उसको अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की तो विजिटर डायरी मामले में सुनवाई थी आज, लेकिन फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अगले सप्ताह ये सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है कि फाइल से इन्होंने उठाया है और वो विसल ब्लोअर से नहीं है, उसका उन्होंने कहा कि फ़ाइल तो आ गई, मैंने जो लिखित में फ़ाइल करनी है वो मैं फ़ाइल नहीं कर सकता, मंडे को करूंगा, लेकिन अभी बहस करने के लिए तैयार हूं। परंतु कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगले थर्सडे को सुनेंगे, एक साथ सुनेंगे। अगला गुरुवार 16 तारीख मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। शिवा तिवारी इस वक्त हमारे साथ है। शिवा, क्या क्या दलीलें थी कोर्ट की, मैं जानना चाहूंगी आपकी जुबानी। देखिए, जो डायरी गेट का मामला था रंजीत सिन्हा के खिलाफ, उसमें दो अलग अलग मैटर थे। एक 2G का केस से रिलेटेड जो थे और दूसरा एक जो मैटर था वो कोल ब्लॉक आवंटन की जांच को लेकर भी था। तो दोनों में अलग अलग मामले में प्रशांत भूषण जो वकील हैं CPIL की तरफ से, उन्होंने कहा था कि दोनों में केस से हटा दिया जाए। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा से दोनों मामलों में जवाब मांगा था। एक मामले में जवाब से डायरेक्टर ने फाइल कर दिया था रंजीत सिन्हा ने, लेकिन दूसरे मामले में भी जवाब फाइल नहीं किया था। उसके चलते ये सुनवाई और आगे टाली गई है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सबसे पहले आप इसमें अपना जवाब दाखिल करें और उसके बाद आगे देखा जाएगा। रही बात विसल ब्लोअर का नाम सामने लाने की, तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल से बातचीत की जा रही है। अगर उनसे सलाह लेने के बाद ही कुछ किया जाएगा, लेकिन अपना जवाब फाइल करिए, तब कोर्ट में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवा तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर थे, उनका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाएंगे या फिर उनकी जमानत आगे भी बरकरार रहेगी, इसका फैसला आपसे कुछ ही देर के बाद सामने आ जाएगा। सीबीआई की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में चौटाला की सुनवाई होने वाली है। मैं आपसे वोट मांगना चाहता हूं। ये है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जो बीमारी की बात कहकर जमानत पर जेल से बाहर आए, लेकिन राजनीति का बुखार ऐसा चढ़ा कि आराम करने की बजाय पोते के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए। और यही बात सीबीआई को नागवार गुजरी। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ओम प्रकाश चौटाला की जमानत याचिका को खारिज करने की सिफारिश की, तो कोर्ट ने चौटाला को अदालत में पेश होने का हुक्म सुना दिया। सीबीआई ने चौटाला पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी अपील में कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत हासिल करने वाले INLD के नेता जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीबीआई ने यह भी कहा कि चौटाला अदालत के आदेशों का दुरुपयोग कर रहे हैं और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए वो अदालत को हल्के में ले रहे हैं। लिहाजा चौटाला के समर्पण की तारीख को 17 अक्टूबर से पहले कर दिया जाए। कोर्ट ने भी माना कि इस तरह का बर्ताव कानूनी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ का मामला है। चौटाला 21 मई 2013 से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर है। चौटाला JBT अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में दोषी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। कांग्रेस के नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एम्स की फाइनल रिपोर्ट की बात करें, उसमें पाया गया कि सुनंदा पुष्कर की मौत जहर की वजह से हुई है। सूत्र बताते हैं कि 3 डॉक्टर्स के पैनल ने यह रिपोर्ट CFSL के नतीजों के आधार पर तैयार की है कि रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को 9 दिन पहले सौंपी गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि जिस जहर से सुनंदा की मौत हुई वो जहर आखिर था क्या। आपको बता दें कि मार्च में CFSL के विजरा रिपोर्ट में ड्रग से बने जहर का संकेत दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट को अधूरा करार दिया है। तो जहर से हुई थी सुनंदा पुष्कर की मौत। लगातार कई तरह के खुलासे हो रहे। सुनंदा के भाई ने शशि थरूर पर आरोप लगाया। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एक बार फिर से खुलासा हुआ है। मार्च में आपको बता दें जो CFSL की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ड्रग से बने जहर का संकेत दिया गया था।
ये केस ये केस है, इसको एक्सीडेंट नहीं, ये उसको मार दिया गया है, पहले से ही पता था हमें। तो ये लोग पावरफुल लोग हैं, इसको पहले ही बोला था हमने सीबीआई के हवाले करो। और इस पूरे मामले के तहत लगातार अलग अलग जगहों से पॉलिटिकल रिएक्शंस आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस खुद को एस्केप कर रही है तो वहीं अलग अलग दल अलग अलग दलील। 4-5 जहर उन्होंने अपने आप लिया या किसी ने उसको उसके शरीर में धकेल दिया, ये इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की जगह में सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, बहुआयाम है। I am not going to say anything about personal matters. This is ultimately a highly disputed fact. This will be looked into by the relevant authorities. It's an ongoing legal process. There's no question of a political party like the Congress commenting on it. It's unfair to ask the question. देखिए, ये तो जांच एजेंसी को देखना है कि उन्होंने खुद जहर खाया, उनको खिलाया या क्या उनके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा करी गई कि जहर खाने पे मजबूर। ये तो जांच एजेंसी का काम है, और जो भी परिस्थिति हो, अगर उसमें जुर्म बनता है तो जरूर कार्रवाई करना चाहिए। तो वे अब बात करेंगे सीमा पर जो गतिरोध बरकरार है। नरेंद्र मोदी के कड़े रवैये के बाद बीती रात सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी सीमा पर तनाव में कमी नहीं आई है। गोलाबारी से बचने के लिए लोग जो हैं, सीमांत ग्रामीण जो हैं, वो सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं अरनिया के द्योली के गांव में। आपको मैं दिखाना चाहूंगा सेना की ओर से और जो राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, लोगों को यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर हैं। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय नागरिकों और चौकियों को निशाना बनाया। सेना ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। सेना लोगों को रहने की व्यवस्था तो देख ही रही है, साथ ही सभी लोगों के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो मेरे घर में भी जो शेल गिरा है तो उसने वो टोटली कर दिया उसको। आप बताइए, कभी इतनी गोलाबारी देखी आपने? अभी तक नहीं सर, ये पहली बार हुई है अरनिया में। क्या करना चाहिए भारत को? सर इनको चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल देना चाहिए सर। जो हमारे नैया वासियों में देखिए सर क्या हो रहा है सर। हम 3 दिन से सो नहीं रहे हैं सर, तो सर फिर भी हम सर आर्मी का सर वेलकम करते हैं, जो सर हमें खाने के साथ खाना प्रोवाइड करिए और टी के साथ सर बेड टी दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैवी फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने भारत के करीब 40 बॉर्डर आउटपोस्ट और 25 बॉर्डर हेलमेट्स पर मोर्टार से जबरदस्त फायरिंग की है। एलओसी के इर्द गिर्द के गांवों में लोग दहशत में हैं। काफी ज्यादा नुकसान हुआ गांव को, कुछ उधर भी गिरे हैं, पशुओं को भी लगी है और 2-3 बंदे भी घायल हुए हैं। यहाँ पे शेलिंग हुई तो उधर बच्चा लेटा था, वो ग्रिल तोड़ के और अंदर लगी उसको यहाँ जाके, और फिर एक उधर शेल गिरा, उससे भी मेरे पापा ही हैं, उनको भी लगी है इधर बाजू में। तो बहुत नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फायर हो रहा है इधर। जम्मू कश्मीर की फिजा में जो बारूद की महक इस बार घुली है, उससे तो लगता है कि पाकिस्तान को पस्त करने का जवानों को फरमान मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। तो भारतीय सेना की बात करें, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब देने शुरू किए तो वहीं पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की बैठक बुलवाई है। भारत के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारतीय जवानों और बेकसूर नागरिकों को निशाना तो बना लिया, लेकिन जब भारतीय जवानों ने जवाब देना शुरू किया तो इस्लामाबाद के पसीने छूटने लगे। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है। बीएसएफ की कार्रवाई में पाक के 15 जवान मरे। भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है। यह भी खबर है कि जवाबी कार्रवाई में पाक सेना के 15 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान की 45 चौकियां ध्वस्त हो गई हैं। बीएसएफ ने अब पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। बीएसएफ की तरफ से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान की 45 चौकियां ध्वस्त हो गई हैं। पाकिस्तान में बैठक पर बैठक होने लगी है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान सरकार ने हालात से निपटने के लिए आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। इसमें पीएम नवाज शरीफ, सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी शामिल होंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
आज महाराष्ट्र के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से आमने सामने हैं। मोदी चंद्रपुर, अमरावती, हिंगोली में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी नासिक और पुणे में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि आरोपों और प्रत्यारोपों का वाक युद्ध फिर से अपने चरम पर होगा। महाराष्ट्र में लंबे अरसे के बाद बीजेपी और कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में है, तो वहीं दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट्स पर 15 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग आज से 2 दिनों के भारत दौरे पर आ चुके हैं। आज जुकरबर्ग नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और कुछ दिन पहले ही उसकी सीईओ शेरिल सैंडबर्ग यहां आई थी। जुकरबर्ग भारत में internet.org के पहले शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आयकर संपत्ति के मामले में करीब 13 दिनों से जेल में है बंद वो। हाई कोर्ट ने जयललिता की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत न मिली तो जयललिता के समर्थक भड़क सकते हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम खास तौर पर किए जा चुके हैं। 24 नवंबर 2010 को दिल्ली के धौला कुआं में सामूहिक बलात्कार के शिकार न हुई नॉर्थ ईस्ट की एक महिला के मामले में आज फैसला है। लिहाजा आज सबकी निगाहें इस फैसले पर है, कोर्ट से आने वाले इस फैसले पर है। ये पूरा मामला क्या था, इस रिपोर्ट में आप देखिए, हम लौटते हैं। 24 नवंबर 2010 को दिल्ली के धौला कुआं में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई नॉर्थ ईस्ट की एक महिला के मामले में आज फैसला आ सकता है। द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट आज इस मामले में अहम फैसला सुना सकती है। क्या था पूरा मामला, आप भी देखिए। 24 नवंबर 2010 को कांप उठी थी दिल्ली। धौला कुआं से 30 साल की महिला का अपहरण। मिजोरम की रहने वाली है पीड़ित महिला। ऑफिस से घर लौट रही थी महिला। 5 आरोपियों ने किया था अपहरण। मंगोलपुरी ले जाकर किया था गैंगरेप। गैंगरेप के बाद सुनसान सड़क पर महिला को फेंका। हरियाणा से 5 आरोपी हुए थे गिरफ्तार। आरोपियों ने खुद को बताया था बेगुनाह। महिला ने आरोपियों की थी शिनाख्त। शमशाद, उस्मान, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन हैं आरोपी। दिल्ली की द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट आज इस मामले में अहम फैसला सुना सकती है। लिहाजा आज सबकी निगाहें अदालत से आने वाले फैसले पर टिकी हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली के द्वारका इलाके के एक प्राइवेट स्कूल से 3 बच्चों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। दरअसल पेरेंट्स के हंगामे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने फिलहाल पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के कोटा शहर की पौष कॉलोनी तलवंडी के पार्क से गुरुवार शाम एक बैंक मैनेजर के साथ के बेटे को अगवा किया गया। अपहरणकर्ताओं ने करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। जानकारी के अनुसार रुद्राक्ष रोजाना की तरह शाम लगभग 5:45 बजे घर के पीछे बने पार्क में खेलने गया था, लेकिन गुरुवार को वो लौटा ही नहीं। रुद्राक्ष के नहीं लौटने पर परिजन काफी ज्यादा परेशान है। पड़ताल शुरू की, लेकिन मालूम नहीं चल पाया और इस बीच घर के लैंडलाइन पर एक फोन कॉल आया। उस पर अपहरणकर्ताओं ने रुद्राक्ष को अगवा करने और बतौर फिरौती 2 करोड़ रुपए की मांग की है। फिर उसने ये बोला कल सुबह तक मैं आपको दोबारा फ़ोन करूंगा, 2 करोड़ रुपए तक इंतज़ाम कर लेना, और अगर नहीं किया तो अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो आपके बेटे को काट दूंगा। तो इन्होंने बोला कि मैं 2 करोड़ कहाँ से लाऊंगा। तो उसने बोला कि कैसे नहीं ला सकते हो, तुम्हारे पापा बैंक में हैं, तुम खुद बैंक में हो, तुम्हारी वाइफ काम करती है शिव ज्योति में, और तुम्हारा बेटा रुद्राक्ष मेरे पास है। पंजाब के फजलका में पुलिस ने एटीएम से रुपए साफ करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस गिरोह के 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी ISS CDB सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी में काम करते थे, जहां से उन्हें एटीएम में रुपए लोड करने भेजा जाता था। कंपनी ने एटीएम का पासवर्ड भी देती थी, जिसके जरिए ये फर्जीवाड़ा किया करते थे।
तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं वहीं से हाई कोर्ट परिसर से आपके सामने तस्वीरें हैं। तो आपको लगता है कि क्योंकि चुनाव बिल्कुल कैंपेन जो है चरम पर है और ऐसे में अगर इस तरह की चीजें होती है तो असर पड़ेगा? तो मामला कोर्ट के विचाराधीन हो, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। आराम से तो 30 हजारी कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुनवाई है मामले में। दरअसल बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर बाहर आए थे कैद से ओम प्रकाश चौटाला और बाहर आकर हरियाणा में आगामी जो चुनाव है उनके मद्देनजर जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे अपने पोते दुष्यंत के लिए। इस पूरे मामले के तहत आज 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट परिसर की तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में शामिल कोठी नंबर D5 में गुरुवार को अचानक से आग लग गई। आग की सूचना पड़ोस के लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकी। तो वहीं रहस्यमय तरीके से D5 कोठी में आग लगने से सवाल उठ रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि आए दिन इस कोठी में असामाजिक तत्व आते रहते हैं। फिलहाल पुलिस आग की जांच में जुटी हुई है। लुधियाना में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि एक जख्मी है। फुटपाथ पर खड़े लोगों को सामने से आ रहे ट्रॉली से कुचल दिया गया। हादसे के बाद दोनों लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े लोग इस साधन का इंतजार कर रहे थे कि तभी सामने से तेज रफ्तार आ रही एक बेलगाम ट्रॉली ने तीनों को अपने आगोश में लिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। बात करेंगे चक्रवाती तूफान हुदहुद की, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ से बढ़ता जा रहा है और अगले 24 घंटों में एक भयानक चक्रवाती तूफान का रूप अख्तियार कर सकता है। सरकार के अनुसार हुदहुद से मुकाबला करने की तैयारियां मुकम्मल है। NDRF की टीम्स हाई अलर्ट पर। देश के पूर्वी तट पर समुद्री तूफान हुदहुद के आने की आशंका को देखते हुए NDRF की 5 बटालियनों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये बटालियनें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में तैनात हैं। इन NDRF बटालियनों में 51 टीमें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में 6 राहत और बचाव टीमें तैनात की गई हैं। इनमें से 2 श्रीकाकुलम, 1 विजयनगरम, 2 विशाखापट्टनम और 1 टीम ईस्ट गोदावरी जिले में तैनात की गई है। ओडिशा में 9 टीमें तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। 1 टीम गजपति, 3 गंजम, 2 खुर्दा और 1 टीमें कटक और पुरी के साथ साथ बालेश्वर में तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। NDRF पटना, कोलकाता और चेन्नई से 4-4 बटालियनें ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो रही हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबंधित विभागों के साथ हालात का जायजा लिया और कहा कि पिछले साल पायलिन चक्रवात से निपटने के लिए जैसी तैयारियां की गई थी, उसी तर्ज पर इस बार भी तैयारी की गई है। Just reviewed the cyclonic situation. All preparations have been made like they were for Cyclone Phylon, and all the concerned departments have made contingency plans to face the situation. अगले 36 घंटों में इसके और भी ज्यादा भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाने का अंदेशा है। हुदहुद 12 अक्टूबर 2014 की दोपहर विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों और ओडिशा के दक्षिणी तटों को पार कर जाएगा। चक्रवाती तूफान पायलिन भारत में 10 अक्टूबर 2013 को आया। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के इस तूफान ने भारत के राज्यों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ ही थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल को भी बुरी तरह प्रभावित किया। लोगों को भरोसा है कि सरकार की तैयारियां इस बार भी पुख्ता हैं और पायलिन की ही तरह हुदहुद का भी डट कर सामना करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के 9 हवाई अड्डों पर ई-वीज़ा की सुविधा इस महीने शुरू हो सकती है। ये सुविधा 13 देशों के लिए होगी। सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी नई योजना का उद्घाटन करेंगे। ये सुविधा अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित 13 देशों के लिए होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत उन 9 हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन सुविधा शुरू की जाएगी, जहां इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा है। पहले फेज में ये सुविधा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा, हैदराबाद, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम और कोच्चि के हवाई अड्डों पर शुरू हो सकती है।
जर्मनी में तस्करी की 330 किलो हेरोइन बरामद की गई। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65 मिलियन बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस हेरोइन को समूचे विश्व में सप्लाई किया जाना था। जर्मनी पुलिस को लंबे अरसे से इस हेरोइन तस्कर नेटवर्क की तलाश थी। तो वही चिली में शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज है। सैंटियागो में अपनी इसी मांग के समर्थन में सैकड़ों छात्र सड़कों पर। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झड़पें हुई हैं। गुस्साए छात्रों ने जगह जगह आग लगा दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने भी वाटर कैनन का सहारा लिया। छात्रों का आरोप कि सरकार छात्रों को भरोसे में लिए बिना शिक्षा में रिफॉर्म की तैयारी कर रही है, जबकि छात्रों में इस सुझाव और उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है। बात करेंगे आज की फिल्मी फ्राइडे की कई छोटी मूवीज बड़े पर्दे पर। सिल्वर स्क्रीन पर तमंचे होगी, 21 तोपों की सलामी, जिगरिया और स्पार्क रिलीज हो रही है। लो बजट मूवीज के अलावा हॉलीवुड की 2 फिल्में लेफ्ट बिहाइंड और एनेबल ने भी आज सिनेमा घरों में दस्तक दी है। लेकिन इन 6 फिल्मों में से किसी भी फिल्म को अच्छी शुरुआत मिल सकती है, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि किस फिल्म को दर्शक ज्यादा पसंद करेंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी बाकी है।